हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस सर। यस, ओके। तो आज तुम लोग की फर्स्ट क्लास है, राइट, फिजिक्स की। और यहाँ पे सब आईडीजी की तैयारी करने आए हैं, करेक्ट? मैं भावेश कृपलानी हूँ, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ओके। और बच्चों की तो देखो बच्चों, फिजिक्स, मुझे सबसे पहले बताओ किस किस की मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स। साइंस फिजिक्स किसका फेवरेट है यहाँ पे? ऑनेस्टली बोलो, किसका है किसका नहीं, ये बता सकते हो? बताओ, यहाँ फिजिक्स में क्या पसंद है? फिजिक्स में तुम लोग क्या आगे सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, कुछ इंटरेस्ट वगैरह टॉपिक्स? बताओ। अच्छा, साइंस में 100 आउट ऑफ 100 किसका आया था, या 90 प्लस मार्क्स किस किस के आए थे, ये बताओ। सर रिजल्ट ही नहीं आया। स्कूल एग्जाम में, स्कूल में फुल स्कोर करना, जो टेस्ट होते थे उसमें फुल स्कोर करना। I have scored sir 100 out of 100. वेरी गुड। चलो। हम्म अभी फिजिक्स किसको पसंद नहीं है, ऑनेस्टली बोलो। सर मुझे कौन? हर्ष। क्या पसंद नहीं आता फिजिक्स में? कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस। मैथमेटिक्स पसंद है? हाँ सर, बट कुछ चैप्टर्स। कौन सा वाला? सर्कल्स हो गया, सरफेस एरिया। सर्कल्स और सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। हाँ, ओके, गुड। देखो, अगर मैथ्स पसंद है तो फिजिक्स तो आराम से कर लोगे। फिजिक्स में तुम्हारा मैथमेटिक्स का ही एप्लीकेशन होता है ना? अभी तुमको अगले 2 साल जो भी तुम फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, तुमको दो चीजें रहेंगी जरूरत, है ना? एक तो थोड़ा बहुत तुमको इमेजिन करना है, राइट, कि क्या हो रहा है फिजिक्स में। इमेजिनेशन इज इम्पोर्टेंट। कोशिश करो समझने की क्या चीजें हो रही है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पिक्चर बननी चाहिए माइंड में। दूसरी चीज तुम्हारी इंपॉर्टेंट क्या है, कि तुम्हें मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत अच्छी रखनी है। होता है कई बच्चे मतलब अगले 2 साल में उनके इंटरेस्ट चेंज होते हैं। जिसको 10th तक फिजिक्स पसंद आती थी, 11th में फिर सोचता है अरे फिजिक्स में इतना ज्यादा हो रहा है, मैं कैसे कोप अप करूं। जिसको 10th तक फिजिक्स पसंद नहीं थी, 11th में पसंद आने लगती है, जैसे हर्ष का हो सकता है ना? तो अभी तक तुम लोग 10th में 9 10 तक जो कुछ भी पढ़ा है साइंस, बहुत बेसिक बेसिक लेवल तक पढ़ा हुआ है। जिन लोगों ने पहले कोचिंग की होगी उन्होंने हो सकता है कि शायद पढ़ा हो आगे ज्यादा लेवल तक, बट जिन्होंने कोचिंग नहीं की, सिर्फ स्कूल से अटैच रहे हो, तो काफी बेसिक लेवल तुम लोगों ने पढ़े होंगे साइंस में, मैथ्स में, है ना? तो अभी अगले 2 साल तुम लोग काफी चीजें एडवांस लेवल पे पढ़ोगे, काफी डीप में जाओगे कॉन्सेप्ट में। मतलब हम सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला लगा के अब उसको नहीं खत्म करने वाले, अब क्वेश्चन को हम हर एक एंगल से एनालाइज करेंगे, है ना? कोई भी तुमने सिंपल ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ऑब्जेक्ट ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वैसे करेंगे तो क्या होगा, हर चीज उसमें एनालिसिस होगा। ओके। बट इट ऑल स्टार्ट विथ सम बेसिक, तुम लोग फंडामेंटल्स पहले सीखोगे स्टार्टिंग के तुम्हारे। स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स में अगर बोलूं, सबसे पहले तुम्हारा आता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, आता है वेक्टर्स, आता है देन काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और वर्क पावर एनर्जी। ये स्टार्टिंग के 5 है। और एक छठा चैप्टर है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास। अगर तुमने स्टार्टिंग के 6 चैप्टर सीखे ना प्रॉपरली अच्छे से फिजिक्स में, फिर तुमको फिजिक्स आसान लगेगा अगले 2 साल पूरा। कई लोग होते हैं, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कई बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में ही मतलब
स्टार्टिंग में तो 2 चैप्टर चलो ठीक है निकल जाते हैं, तो जैसे काइनेमेटिक्स में भी तुम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन 9th 10th में पढ़े होते हो, जब तक उसके क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है। जैसे थोड़ा सा वहां पे हमने एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया, डिफिकल्टी बढ़ाई, तो कई बच्चे वहां पे मतलब डरने लगते हैं कि अरे इतना सब आ रहा है, कैसे करूंगा कैसे करूंगा। तो वो डर को कभी तुम आने मत देना, ओके। कभी भी डर को आने मत दो, बस मेहनत करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। नहीं समझ में आ रहा है, अपने फैकल्टी से बार बार पूछो, सर ये बताओ, सर ये बताओ, सर ये समझ में नहीं आ रहा, जब तक क्लियर नहीं हो जाए, ठीक है। स्टार्टिंग में तुमको 5-6 चैप्टर बहुत मेहनत करनी है, फिर तुमको फिजिक्स देखो ऐसे आसान लगेगा, ओके। ये मतलब है एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कई बच्चे को दिक्कत आती है, तो तुम लोगों से कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है, ओके। तो एक मतलब एक मेंटल तुमको एक दे रहा हूँ सेटअप कि तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है ताकि तुमको कभी आगे दिक्कत ना हो, ओके। और सब्जेक्ट तीनों ही इजी है तुम्हारे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही इजी है, लेकिन कई बच्चे होते हैं कि मतलब उनका एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट चला जाता है, फिर उसको पढ़ते ही नहीं है, तो ऐसा मत करना, ओके। 2 साल तीनों सब्जेक्ट में पूरी मेहनत करनी है, तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो और एकदम मतलब डटे रहो, मेहनत करो, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम लगती है ना, वो हार्ड वर्क एफर्ट से बार बार प्रैक्टिस करने से तुम्हारी दूर होगी, ओके। तो ये लिख लो, है ना, 6 चैप्टर तुम्हारे हैं, वहां तक तुमको बहुत मेहनत करनी है, उसके बाद सारे टॉपिक्स आसान लगेंगे, लिख के रख लो ये चीज तुम, ठीक है। अभी हम थोड़ा फिजिक्स का थोड़ा समझते हैं, इंट्रोडक्शन तुम्हारा होता क्या क्या है। मुझे स्क्रीन शेयर करने दो, और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो कभी भी बीच में आराम से, है ना। ये मत सोचो कि मैं कब पूछूं डाउट, सर को क्लास के बाद डाउट पूछूं या मैं पूछूं या नहीं पूछूं, वो कभी मत रखना। कुछ भी डाउट आता है पूछो। फिजिक्स का फर्स्ट रूल है अपने डाउट्स क्लियर होने चाहिए। अगर तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं ना, मस्त एकदम तुम्हारी मतलब बढ़िया चली जाएगी कहानी, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी टॉपिक, उस समय कुछ डाउट रह गया या कोई चीज क्लियर नहीं हुई, इमीडिएटली पूछ लो। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तुमको लगा कि मैं क्वेश्चन अगर मैं ऐसे करूँ तो क्या होगा, डेफिनेटली पूछो कि सर मैं अगर ऐसे क्वेश्चन ट्राई करूँ तो क्या ये करेक्ट होगा नहीं होगा। अपने आप धीरे धीरे पता लगेगा, आइडिया लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। और बाकी अभी तो तुम लोग सब मतलब लास्ट ईयर से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो मतलब जैसे पिछले साल जो 11th में बच्चे थे उनको स्टार्टिंग ऑनलाइन क्लास में बहुत दिक्कत आई थी एडजस्ट करने में, बट तुम लोग ऑलरेडी लास्ट ईयर से कर रहे हो, तो तुम सबको तो पता है ऑनलाइन क्लास का सिस्टम कैसे चलता है ना। हम तुम्हारे चेहरे देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए तुम लोग को कंटिन्यू वर्बल फीडबैक देना है। यस सर, नो सर, समझ में आया नहीं आया, सर रिपीट करो, कुछ भी लगता है इमीडिएटली बोलते जाओ। मतलब वेट मत करो कि मैं खुद आगे बढ़ूंगा करके, मैं बार बार पूछूंगा कि सबको क्लियर हुआ, तो सबको यस सर नो सर कुछ बोलते जाना है, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। यस। हाँ, तो फिजिक्स, है ना। अच्छा अभी यहाँ पे कितने लोग सीबीएसई में और कितने लोग महाराष्ट्र बोर्ड में, जरा बताओ मुझे एक बार। जस्ट एक रेज और हैंड का एक ऑप्शन होगा, तुमको शायद दिखेगा वहाँ पे ऑप्शन में, जूम्स में। सिर्फ सीबीएसई वाले पहले हाथ उठाओ, सिर्फ सीबीएसई वाले। एक, और कोई
सीबीएसई वाले कौन कौन सीबीएसई में है अभी हाथ उठा लो। चलो सीबीएसई में काफी कम बच्चे हैं यहाँ पे, मोस्टली महाराष्ट्र बोर्ड के हैं। देखो एक चीज समझो, सीबीएसई में जो है तुम्हारा मतलब जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। महाराष्ट्र बोर्ड में ऑनेस्टली बोलूं ऑर्गेनाइज थोड़ा कम है। ओके, मतलब कुछ चैप्टर जो उनके 11th में होने चाहिए उन्होंने 12th में डाल दिए हैं, और जो चैप्टर उनके 12th में होने चाहिए उन्होंने 11th में कर दिए हैं। तो महाराष्ट्र बोर्ड में थोड़ा सा आगे पीछे है। ठीक, तो हम देखेंगे आगे कैसे चैप्टर वर्क फ्लो एडजस्ट करना है। ठीक है, बट फिलहाल बेसिक रूल ये है, तुम्हारा सीबीएसई महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी 11th-12th का सिलेबस है पूरा तुम्हारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे मतलब टॉपिक्स जो भी हैं यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं उनको डिस्कस करते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे हमारा प्राइमरी फोकस रहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए, है ना। लेकिन तुम्हारे जो स्कूल होता है, स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं, उसमें प्राइमरी फोकस क्या रहता है, मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन देते हैं वो लोग सॉल्व करने को, बट साथ में पैरेलली वो लोग डेफिनेशंस पूछते हैं। तो बच्चों की ये आदत होती है कि भाई मतलब 2 साल कोचिंग में बस पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ये तुम लोग मिस्टेक मत करना, है ना। फर्स्ट चीज है तुम्हारी फिजिक्स में, इनफैक्ट बाकी सब्जेक्ट में बता दूं मैं तुमको, मैथ्स और केमिस्ट्री में भी फॉलो करो ये, कि डेफिनेशंस सारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशंस में कभी मिस्टेक मत करो। ओके, ये तुम्हारे स्कूल एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड एग्जाम्स के लिए डेफिनेशन सारी अभी से क्लियर रखो। लास्ट मोमेंट पे सब छोड़ोगे तो लास्ट मोमेंट में तो पता ही क्या होता है, आधी अधूरी चीजें याद रहती हैं, फिर एग्जाम में आधा अधूरा लिख के आ जाते हो। तो वो मत करो। सब लोग इतने साल से पढ़ाई करते आ रहे हो, सबको पता है कैसे पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है नोट्स। नोट्स अपनी मेंटेन करनी है। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग नोटबुक रखो। मैं अभी से बोल रहा हूँ, मैं हर साल देखता हूँ मतलब 5-6 बच्चे तो ऐसे होते ही हैं, सारे सब्जेक्ट की एक ही बुक में लिखती, एक ही नोटबुक में, कोई पन्ने पलटा के देख रहे हैं, अरे कहाँ गया, अरे कहाँ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री नोटबुक अलग, फिजिक्स की अलग, मैथमेटिक्स की अलग। ठीक है, कुछ इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। फिजिक्स की एक नोटबुक भर गई तो फिजिक्स की दूसरी नई नोटबुक अलग से होनी चाहिए। ये नहीं कि फिजिक्स की भर गई तो वापस आके केमिस्ट्री की बुक में फिजिक्स लिख रहे हैं अपन, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट्स मेंटेन रखनी है, हर एक सब्जेक्ट की अलग नोट बनानी है, और नोट को साफ सुथरा अच्छे से रखना है। ये नहीं कि एक नोटबुक भर गई फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है, कहीं कोने में पड़ी हुई ऐसा नहीं करना है। मेंटेन करो। तुमको रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग रिवीजन। और रिवीजन तुम्हारा ऐसा नहीं है कि तुम अगले साल करोगे, ऐसा नहीं है, रिवीजन तुम्हारा कंटिन्यूसली होते रहेगा। इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट की अलग बुक बना के रखो, अभी से बोल दे रहा हूँ मैं, नहीं करोगे आगे बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, अभी अब तुम्हारी पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करना है वो बता दूं तुमको। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो डेरिवेशंस पे ध्यान दिया करो अच्छे से। डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर बोथ, मैं सीधा जेई लिख दे रहा हूँ, फॉर जेई। ठीक है, जेई नीट दोनों, यहाँ पे अगर कोई नीट का बच्चा भी है तो। ठीक है, डेरिवेशंस तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। देखो तुम लोग फिजिक्स में तुम्हें ना क्वेश्चंस घुमा घुमा के दिए जाएंगे। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, अच्छी बात है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आया जहां पे तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से नहीं हो पा रहा है, या फॉर्मूला लगाए कैसे वो कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस समय तुमको क्वेश्चन पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी हुई है उसको डिराइव करना पड़ेगा। ओके, तो डिराइव करने की आदत जो है ना, या डिराइव कैसे करना है, ये अपने आप नहीं आती है। ऐसा नहीं कि बस देखा क्वेश्चन वाह 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 आ गया, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस से आती है, और प्रैक्टिस में तुम्हारा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। मैं क्लास में जब भी तुमको कुछ डेरिवेशन करवाता हूँ क्लास के बाद विद इन 24 आवर्स, मतलब मॉर्निंग में क्लास हो रही तुम्हारा तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, तो आज के आज मैंने आज कुछ पढ़ाया तो आज के आज तुम्हें वो डेरिवेशन वापस से प्रैक्टिस करना है। ओके,
प्रैक्टिस सेम डे, प्रैक्टिस ऑन सेम डे, ठीक है। ये नहीं कि वेट कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं। मैं हर साल बच्चों को बोलता हूँ डेरिवेशन स्टार्टिंग में, जैसे तुमको बता रहा हूँ, मैं सबको बोलता हूँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन करने हैं, लेकिन हमेशा वही होता है 10-20 बच्चे ऐसे निकलेंगे जो डेरिवेशन करते ही नहीं, और उनको तुम देखो उनको कॉन्सेप्ट पे वीक रह जाते हैं। इसलिए तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हें अगर अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं तो डेरिवेशंस पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी। आज पढ़ाया, आज के आज कर लो। सेम गोज फॉर मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल। मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में तो खैर डेरिवेशन कम आते हैं तुम्हारे, मैथमेटिक्स में भी अगर कोई डेरिवेशन आता है, जिस दिन सर ने पढ़ाया उसी दिन उसको प्रैक्टिस कर लो, ओके। फिर डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हो गए, ओके। और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत करनी है अपने को, प्रैक्टिस अ लॉट। प्रैक्टिस कैसे? तुम्हारे पास जो भी बुक्स हैं, पैकेजेस हैं, असाइनमेंट्स मिलेंगे, उनको रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओ, रेगुलर सॉल्व करते जाओ, ठीक है। और कुछ भी डाउट आता है वो क्लियर करो, क्लियर ऑल योर डाउट्स, ओके। अपने डाउट्स कभी भी नहीं छोड़ देने हैं। अगर हो सके तो डाउट के लिए अलग नोटबुक बनाओ, उसमें डाउट मेंटेन करो, ठीक है। जैसे ही तुमको मौका मिले पूछने का, डाउट पूछ लो। क्लास के टाइम तो इमीडिएटली पूछ लो, अगर क्लास खत्म हो गई है या तुम्हारा जब डाउट सेशन लगेगा या नेक्स्ट क्लास लगेगी उस समय तुम्हारे बाकी डाउट इमीडिएटली क्लियर कर लो, ठीक है। क्लियर ऑल योर डाउट्स, डाउट्स कभी अपने बचाने नहीं। और ये सब लोग नोट करते जाओ। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो बताओ? फर्स्ट थिंग नोट्स मेंटेन करना है, ये तुम्हारा नोट्स मेंटेन करने का फर्स्ट टास्क है। स्टार्टिंग में ये सब लिख के रखो, फटाफट लिखो सब लोग ये चीज। 1 मिनट दे रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट दो बच्चे, 1 मिनट। हाँ लिख लिया सबने? तो अपने डाउट्स कभी भी नहीं छोड़ने, डाउट्स हमेशा क्लियर, ठीक है। अब मैं तुमको पढ़ाई कैसे करनी तुम्हें वो बता दूं। टाइम तुम्हारा कैसे मैनेज करना है, ओके। तुम्हारा स्कूल और क्लासेस के अलावा जो भी टाइम है, ठीक है। एक तो डेली कोशिश करो तुम्हारा कि स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी मिला के, स्कूल प्लस कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी मिला के मिनिमम 10 आवर्स पढ़ो, मिनिमम 10 आवर्स, ओके डेली का। 12 घंटे पढ़ोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 10 आवर्स तुमको पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं बोला कि डेली पढ़ते जाना, डेली पढ़ते जाना है, मतलब हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, जैसे संडे को तुम्हारे स्कूल और कोचिंग नहीं होते हैं, संडे को सेल्फ स्टडी थोड़ा सा तुमने मतलब 6 घंटे कर लिया, बाकी थोड़ा आराम कर लिया, ओके। खेलो कूदो भी, वो भी जरूरी है, ओके। बॉडी की एक्सरसाइज होना जरूरी है, तो खेलना है, कूदना है, मूवी देखो, कुछ नहीं छोड़ो, बट लेकिन ये तुम्हें एक प्रायोरिटी मेंटेन करनी है कि हमें डेली इतनी पढ़ाई करते जाना है, सो दैट हमारा सिलेबस टाइम पे कवर हो, ठीक है। अभी तो जो सेल्फ स्टडी टाइम है ना, उसको कैसे करना है वो समझो। तो जैसे सपोज करें हम कि तुम्हारे पास 5 घंटे का टाइम, और तुम्हारे पास 5 आवर्स का सेल्फ स्टडी है, मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे स्प्लिट करोगे? 30 मिनट्स, 30 मिनट या तुम्हारा, हाँ डेली का 30 मिनट के काफी हो जाएगा। स्कूल, स्कूल का तुम्हारा जो होमवर्क है, असाइनमेंट है, प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, वो डेली का 30 मिनट तुम करते जाओ, है ना।
देखो स्कूल में ना मतलब कैसे बोले, तुम्हारा बेसिक बेसिक चीजें ही डिस्कस होती हैं। ओके भाई, मतलब क्योंकि उनको उनका जो सिलेबस है दैट इज फोकस ओनली फॉर द जो तुम्हारी एनसीईआरटी और महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में दिया हुआ है उतना ही, वो ज्यादा डीप में तुम्हारा जाएगा नहीं। ठीक है, तो वो तुमको 30 मिनट स्कूल का तुम डेली पढ़ाई करोगे काफी हो जाएगा, तुमको लास्ट मिनट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, स्कूल में जो भी पढ़ा रहे हैं 30 मिनट डेली उसमें रिवाइज करो। ओके, दिस इंक्लूड्स स्कूल स्कूल नोट्स रिविजन, स्कूल नोट्स रिविजन, ओके, होमवर्क वगैरह, इतने में हो जाना चाहिए। मतलब 30 मिनट की जगह किसी दिन 1 आवर लग सकता है, बट वो डेली तुमको नहीं लगेगा। ठीक है, और बाकी 30 मिनट जो तुम्हारा है 30 मिनट टू 45 मिनट यहाँ इतना लगेगा। कोचिंग है ना, कोचिंग का तुम्हारा रिवीजन करो, नोट्स डेरिवेशंस रिवाइज करो। ओके, रिवीजन। ठीक है, अभी तुम्हारे पास 4 घंटे बचे। 4 घंटे में से तुम 2 घंटे, अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग में तुमको पूरे 4 के 4 घंटे यहीं पे देने हैं। जो तुम्हारा करंट चैप्टर इन क्लास है, करंट चैप्टर प्रैक्टिस, जैसे क्लास में अभी सपोज करो तुम्हारा काइनेमेटिक्स चल रहा है, ठीक है, तो हमें काइनेमेटिक्स की 2 घंटा प्रैक्टिस करनी है। बाकी 2 घंटा क्या करना है, जो तुम्हारा पुराना चैप्टर है, ओल्ड चैप्टर प्रैक्टिस। ठीक है, ये तुम्हारा सिंपल सा रूल है, इसको तुम फॉलो करना। ये मैं 5 घंटे के हिसाब से बनाया है, अगर तुम 6 घंटे पढ़ो 6 घंटे के हिसाब से अपना टाइम टेबल एडजस्ट कर दो, 4 घंटे पढ़ो 4 घंटे के हिसाब से एडजस्ट करो। ठीक है, लेकिन तो ये बेसिक चीज तुमको फॉलो करने की कोशिश करो, कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब मैं तुमको बताऊं ये ऐसा क्यों। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, है ना, ये 2 टास्क इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो उस दिन तुम्हारी ये 2 टास्क इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास में क्योंकि देखो जो हम पढ़ा रहे हैं वो तुम अगर रेगुलर क्लास के साथ प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुम्हारा वो चैप्टर जल्दी स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। और ये नहीं होगी क्लास में सर ने आज कुछ पढ़ाया, मैंने आज प्रैक्टिस उस पर नहीं की कुछ, या उसको मैंने रिवाइज नहीं किया, अब सर कल कुछ पढ़ाएंगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, कल का समझ में नहीं आएगा, फिर तुम्हारा बस चैप्टर वीक हो जाएगा, आगे का धीरे धीरे फिर प्रॉब्लम आएगी कि अब आगे सब जो पढ़ा रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ओके, ये दोनों चीज ये कभी स्किप नहीं करनी। क्लास में जो भी चैप्टर चल रहा है उसको पैरेलली सर के साथ प्रैक्टिस करते जाना है। सर ने जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो टॉपिक की प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, इसको तुम्हें छोड़ना नहीं है। राइट, अब ये देखो अभी तो तुम्हारा पहला पहला चैप्टर है, तुमको कुछ पुराना चैप्टर तो है नहीं प्रैक्टिस करने को, तो अभी तुम पूरे 4 घंटे प्रैक्टिस में दे सकते हो करंट न्यू चैप्टर के, करंट चैप्टर। ठीक है, लेकिन जैसे तुम्हारे 2-3 चैप्टर खत्म हुए ना, पुराने चैप्टर की भी प्रैक्टिस शुरू करते होगा। कैसा समझो, अभी जैसे हम क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो पहले तुमको पहली बार में तुमको एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, फिर हम लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे, है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे क्लास में। लेकिन तुम्हारी खुद की डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे होगी। क्लास में तुमने डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़े किए, लेकिन हम सारे के सारे अब हजारों क्वेश्चन होते हैं मार्केट में, हर एक बुक में, है ना, पैकेजेस में, टेस्ट में, सब में हजारों क्वेश्चन होते हैं। हजारों क्वेश्चन हम सारे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, और 1000 क्वेश्चन तुम्हारे 1 महीने में फिनिश भी नहीं हो पाएंगे। तो वो कैसे फिनिश होंगे, जैसे मैंने आज चैप्टर में 5 पे हूँ तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 तुम्हारे कवर हो चुके हैं, तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 के तुम आगे और प्रॉब्लम प्रैक्टिस रेगुलर करते रहो। ओके, तो तुम्हारे पुराने चैप्टर भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग अपने आप होते जाएंगे और ज्यादा। चैप्टर 5 तो तुम क्लास में जो चल रहा है वो तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो, लेकिन चैप्टर 1, 2, 3, 4 तुमको ये टाइम में प्रैक्टिस करना। ओके, ये इंपॉर्टेंट हैबिट है, तुम्हारे 2-3 चैप्टर के बाद ये तुमको बहुत जरूरी पड़ जाएगा, है ना। इसका अब एक और यूज बताऊं क्या होगा। जैसे कई बार होता है कि कोई बच्चा बीमार पड़ गया, 2-3 क्लास एब्सेंट हो गए, है ना। अब अभी तो खैर रिकॉर्डिंग तुमको अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, बट मतलब फिर भी क्या सपोज करो 2-3 क्लास तुम लोग एब्सेंट हो गए, या एक पूरा चैप्टर तुम्हारा किसी रीजन से घर में फंक्शन आ गया, कुछ भी आ गया, शादी वगैरह है भाई वगैरह की, तो कोई एक चैप्टर तुम्हारा मिस हो गया। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि पहले मैं वो चैप्टर कवर करूं, फिर सर जो पढ़ा रहे हैं मैं उस पर ध्यान दूंगा। मैं चैप्टर 5 पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुमने चैप्टर 4 मिस कर दिया, तुम चैप्टर 4 पढ़ने बैठ गए, चैप्टर 5 को देख ही नहीं रहे।
उसका नुकसान क्या होगा, तुमने चैप्टर 4 तो मिस कर दिया था, अब चैप्टर 5 पे भी ध्यान नहीं दिया, वो भी गया। नुकसान पहले एक चैप्टर का था, लेकिन उसके चक्कर में तुमने 2 चैप्टर का नुकसान कर दिया। तो ये मिस्टेक अवॉइड करनी है, ठीक है। इसलिए मैं तुमको ये चीज अभी से बता दे रहा हूँ, हर बच्चा हर साल ये मिस्टेक करता है। बोलेगा सर मेरे चैप्टर 2 वीक है, तो मैं चैप्टर 5 कैसे पढ़ूंगा, जैसे मैं पहले चैप्टर 2 प्रैक्टिस करूंगा। खत्म। चैप्टर 2 भी गया, चैप्टर 5 भी गया, फिर चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 6 गया, 7 गया, 8 गया। वो एक डोमिनो इफेक्ट बन जाता है। पहला डोमिनो गिरा, बाकी सारे गिरने लगेंगे, बाकी सारे वीक हो जाएंगे, तो उसका फायदा नहीं है ना। ओके, तो मैं चैप्टर 5 पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 5 को सर के साथ पढ़ते जाना है, वो कभी छोड़ना नहीं है। चैप्टर 4 छूट गया, एक्स्ट्रा टाइम में धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। ये मत सोचो कि अरे कब कवर होगा, होगा धीरे धीरे होगा, हर चीज को अपना टाइम लगता है। ओके, तुम अभी देखो 10th क्लास क्लियर किए कितने साल लगे, 10 साल तो लगे ना पूरे, 10 साल भी क्या, 12-15 साल लग गए, सबके भी एज 16 साल कम से कम है ना। तो तुम लोग धीरे धीरे ग्रो करते हो, राइट। क्रिकेट खेलने जाते हो तो मतलब क्रिकेट में भी तुम पहले दिन से तुम एकदम धोनी वगैरह नहीं बन जाते, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो, तब जाकर तुम्हारी स्किल्स डेवलप होती है, अच्छे बैट्समैन बनोगे, अच्छे बॉलर बनोगे। और कोई भी स्पोर्ट्स है तो सेम यहाँ पे भी लॉजिक वही लगता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। ये नहीं कि मैंने एक बार पढ़ लिया कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया, ऐसा नहीं होता है। फंसोगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, 2 साल लंबा टाइम होता है। ओके, तो तुम्हें उनको धीरे धीरे ऐसे टाइम मैनेजमेंट के साथ उनको टैकल करना, ठीक। ये चीज याद रखो, मैं अभी बता रहा हूँ, काम आएगी तुमको। 2 महीने बाद कोई ना तुम में से मतलब 5 बजे तो पक्का बोलेंगे सर मेरा ये चैप्टर वीक रह गया, मैं क्या करूँ, पक्का बोलोगे, गारंटी देता हूँ। तो सिंपल है, जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो, जो चैप्टर पुराना वीक है उस पर अलग से एक्स्ट्रा टाइम देकर प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्लियर है ये सबको? कुछ भी डाउट है पूछो, कुछ भी दिमाग में थॉट आ रहा है कि सर अभी कैसे करना है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कुछ भी ये पूछो, बताओ। बढ़ूं आगे मैं? यस सर। यस सर। ये लिखा सबने? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे सबके 75 यस आने चाहिए मेरे पास, आधा घंटा यस यस बोलने में निकल जाएगा, ठीक है। एनीवेज, चलो, तो बस ये बेसिक तुम्हारा मैं बता दिया कैसे पढ़ाई करनी है ना, ज्यादा कुछ नहीं है, ये कुछ बेसिक थंब रूल्स फॉलो करते जाओ, अपने आप देखो मस्त सब लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं, है ना। ये कुछ बेसिक तुमको रूल्स याद रखने की, हमें ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। और बाकी तुम्हें अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरह से बता दिया, क्या ये करोगे बस एकदम मतलब चलती जाएगी अपने आप कहानी। ओके, 2 साल में तुम देखना सारे कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। चलो, अब हम बढ़ते हैं आगे, फिजिक्स पे आते हैं, एक्चुअल पढ़ाई पे। तो फिजिक्स क्या है तुम्हारा, बताओ, हाउ वुड यू डिफाइन फिजिक्स? Application of maths. यस, दैट इज वन वे ऑफ सेइंग इट। Quantitative science. ओके, वेरी गुड। बट क्वांटिटेटिव साइंस तो आपकी मैथमेटिक्स भी काइंड ऑफ होती है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, वैसे खैर देखा है तो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सारी साइंस, तो वो बेसिक डिफरेंस तो सब में ही आ जाएगी। और बताओ क्या बोल सकते हैं? Physics is nothing but law of nature. लॉ ऑफ नेचर, वेरी गुड। एप्लीकेशन ऑफ साइंस, है ना, एप्लीकेशन ऑफ सॉरी मैथमेटिक्स, राइट, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव साइंस। ओके, क्वांटिटेटिव मतलब हम हर चीज को मतलब क्वांटिटी देने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं ये चीज कितनी है कैसे है। ओके, क्वांटिटेटिव साइंस। और क्या बोला था अभी, कौन बोला? नेचर रिलेटेड कुछ बोला था ना डेफिनेशन। Physics is nothing but law of nature. लॉ ऑफ नेचर,
हम नेचर में जो कुछ भी हो रहा है उसको स्टडी करके उसके लॉ बनाते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सबने पढ़े हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। Yes, sir. लॉ ऑफ Yes, sir. ग्रेविटेशन हो गया, Yes, sir. कूलम्स लॉ हो गया, कूलम लॉ पढ़ा है सबने 10th में, है ना। तो ये सारे लॉ ऑफ नेचर हैं। हम नेचर को स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि नेचर में कोई चीज हुई, जैसे कि गैलीलियो की कहानी सबने पढ़ी होगी कि ऑब्जेक्ट गिर रहा है आसमान से, ठीक है। तो गैलीलियो ने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट की साइज शेप कुछ भी हो, सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से सेम टाइम में नीचे आने चाहिए। सबने कहानी पढ़ी हुई है ना। तो गैलीलियो ने नेचर को स्टडी किया, बेसिकली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को उसने स्टडी किया, और उसने उस पर लॉ दिया कि भाई सारे ऑब्जेक्ट सेम टाइम में नीचे आने चाहिए अगर तुम हवा को गायब कर दो। एयर रेजिस्टेंस की वजह से तुम्हारा जो है ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है। अगर तुमने एयर रेजिस्टेंस हटा दिया, हवा हटा दी, वैक्यूम में अगर तुम ऑब्जेक्ट को गिराओ तो सारे एक साथ गिरेंगे। सो दिस इज अ लॉ, है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कि न्यूटन ने क्या बोला था, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक उसमें कोई फोर्स है। एक लॉ हो गया ना नेचर, ठीक है। तो ये तुम्हारी बेसिक डिफरेंस, ये बस ये सब है, सबको पता है फिजिक्स क्या होता है ना। स्टडी ऑफ नेचर है, ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर है। हम नेचर को स्टडी करते हैं, उसमें हम फिर जो हम नेचर में फिनोमेना ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने जो स्टडी में जो हमने नेचर को स्टडी किया, इट्स फिनोमेना, है ना। हमने नेचर के फिनोमेना स्टडी किए, हमने फिनोमेना को फिर क्वांटाइज किया, क्वांटाइज करके हमने उस पर कुछ आगे पीछे फॉर्मूला एडजस्ट करने की कोशिश की। वो फॉर्मूला एडजस्ट करके बेसिकली हमने मैथमेटिक्स अप्लाई की, और मैथमेटिक्स अप्लाई करके हमको एक क्या मिला, ठीक है। कोई भी लॉ बनने से पहले तुमको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तो हमने स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसको हमने क्वांटाइज किया, क्वांटाइज करके फिर हमने उस पर मैथमेटिक्स लगाई, मैथमेटिक्स लगा के हमने फिर एक लॉ क्रिएट किया, ठीक है। तो हम एक पाथ ऐसा बना सकते हैं कि पहले तुम यहाँ से यहाँ आओगे, फिर यहाँ से इधर जाओगे, फिर यहाँ से इधर आओगे, ये काइंड ऑफ तुम्हारा पाथ बन गया, ठीक है। क्लियर है सबको। अब फिजिक्स जो है उसको तुम मोर और लेस 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, 3 सेक्शन बोल सकते हैं, ओके। फिजिक्स से तुम्हारे 3 सेक्शन, एक तो है तुम्हारा क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है रिलेटिविटी, और तीसरा है क्वांटम, ठीक। क्लासिकल फिजिक्स यानी क्या, आज से लगभग 150 साल पहले तक, सिर्फ 150 साल पहले तक कि जो भी हमको फिजिक्स पता थी वो हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ा। न्यूटन के लॉज थे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, मैग्नेटिज्म पढ़ा हुआ था, मैग्नेट कैसे काम करता है वो सब पढ़ा हुआ था। ये सारा तुम्हारा क्लासिकल फिजिक्स किया, ठीक है। लगभग 130 इतने कुछ साल पहले इसकी शुरुआत, और उसमें पता नहीं था किसी को कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, ओके। लगभग 150 साल पहले क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटेड फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया था, जो कि एक मतलब एक प्रॉब्लम थी, है ना। वो प्रॉब्लम तुम बाद में पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। वो प्रॉब्लम जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी क्लासिकल फिजिक्स से, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हमको पता थे उसके बेसिस पे तुम वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, है ना। फंस गए, क्या करें। फिर एक बंदा आया, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम इसको ऐसे अप्रोच करें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसने जो मेथड दिया, उसने जो अप्रोच दिया, उसी से शुरुआत हुई तुम्हारी क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आगे एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगेन क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पाता, तो उस पे क्वांटम मैकेनिक्स का जो पहला प्रिंसिपल था वो लगाया गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम से एक्सप्लेन हो गया। ये किसने किया एक्सप्लेन पता है, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने दूसरा बंदा था जिसने इसको अप्लाई किया क्वांटम मैकेनिक्स को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो वहां से वो प्रॉपर शुरुआत हुई कि अगर यहाँ पे भी ये लग रहा है क्वांटम मैकेनिक्स तो ये और जगह भी लगना चाहिए। फिर नील्स बोर आया,
मतलब रदरफोर्ड मॉडल ऑलरेडी था एटम का, तो रदरफोर्ड मॉडल को और रिफाइन कैसे करेंगे, तो नील्स बोर ने भी फिर क्वांटम मैकेनिक्स लगाई थी। सबने पढ़ा हुआ नील्स बोर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 9th क्लास 10th क्लास में, याद है Yes, सबको sir. नाम, Yes, sir. है ना? Yes, sir. नील्स Yes, बोर ने sir. तुम्हारा, यस नील्स बोर ने ये फिर से इसको लगाया, तो ऐसे फिर शुरू हो गई तुम्हारी क्वांटम मैकेनिक्स, पूरा एक अपने आप में टॉपिक बन गया। और रिलेटिविटी क्या आया था? रिलेटिविटी पूरी की पूरी आइंस्टाइन की देन है ना। रिलेटिविटी पूरा आइंस्टाइन ने शुरू किया है, काफी कुछ चीजें आइंस्टाइन ने उसमें ऐड कर दी, उसी को हम आज तक फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके। बाकी फिर ये ऑब्वियसली काफी सारी चीजें उसके बाद डेवलप हुई है। ओके, तो यहाँ पे थे हम, यस, क्लासिकल फिजिक्स, रिलेटिविटी और क्वांटम। क्लासिकल फिजिक्स क्या है? तुम्हारा 11th क्लास तो पूरा क्लासिकल फिजिक्स में जाने वाला है ना, और 12th क्लास का भी आधा पार्ट क्लासिकल फिजिक्स में ही जाएगा। अगले मतलब ये जो नेक्स्ट 2 ईयर्स है तो मोस्टली यही पढ़ने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा बहुत तुमने एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट ईयर फिर से तुम क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ फंडामेंटल जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट्स है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, ये 2 चीजें सिर्फ तुम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, वो भी एकदम एंड में, है ना, ये लास्ट में पढ़ोगे। और ये तुम लोग को पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है। खुद के इंटरेस्ट हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हारे ये 11th 12th के सिलेबस में, जेईई के सिलेबस में ये चीज है। ठीक है, तो ये हम नहीं लिखते, ये बहुत सारा पढ़ना है तुमको और ये थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, तो ये नोट करो सब लोग पहले इतना। कुछ भी डाउट आता है पूछते जाओ, डाउट कभी मत रोको। एक बंदा डाउट पूछेगा सबको फायदा होगा, क्योंकि डाउट सिर्फ एक को नहीं आता, सबको आता। लिखा सबने? Sir, एक मिनट. Yes. हो गए सर। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नो सर। और तुम्हारा जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें तुम क्या क्या सीखते हो? उसमें आता है मैकेनिक्स, ओके, देन आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ओके, और तीसरा तुम्हारा आता है ऑप्टिक्स, मतलब लाइट की स्टडी, लाइट और उसकी एप्लीकेशन। तो में से कुछ कुछ लोगों को चश्मा भी होगा। चश्मा क्या है? ठीक है, क्रिकेट खेलने जाते हो, मैकेनिक्स, है ना। तुम्हारे घर में बिजली चल रही है, फ्रिज चल रहा है, सब चल रहा है, इसका पार्ट है। एक चीज और आती है मैकेनिक्स के साथ में, उसको वैसे मैकेनिक्स का पार्ट बोल सकते हो, लेकिन हम उसको अलग से लिख देते हैं, थर्मोडायनामिक्स। ओके, तुम्हारा फ्रिज कैसे काम कर रहा है? थर्मोडायनामिक्स। हाँ, फ्रिज को चलाने के लिए ऑब्वियसली बिजली लगेगी, वो इसका सेक्शन हो गया। लेकिन फ्रिज का जो मेन काम है ठंडा करना, अंदर चीजों को ठंडा करना, वो क्या है? थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, एसी कैसे काम करता है? थर्मोडायनामिक्स हो गया। तुम्हारा गैस का चूल्हा, थर्मोडायनामिक्स, है ना। अब गैस का जो सिलेंडर है वो ला कैसे रहे, गैस में हमने लिक्विड भरा कैसे, तो वो भी तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स और मैकेनिक्स दोनों मिला के आता है। ठीक है, ये चीज है। क्रिकेट खेल रहे हो, मैकेनिक्स आ गया, है ना। कोई भी स्पोर्ट्स हो गया वो इसी में आ जाएगा, करेक्ट। कार है तुम्हारी, कार की इंजन कैसे काम कर रही है? थर्मोडायनामिक्स एंड मैकेनिक्स, ओके। मतलब अंदर फ्यूल बर्न कैसे हो रहा है, वो बर्निंग को स्टडी करोगे, और वो बर्निंग से जो एनर्जी निकली, वो एनर्जी से हम गाड़ी को चलाएं कैसे, दैट इज मैकेनिक्स।
ठीक है। और ये सारी चीजें तुम्हारी सालों से बनती आ रही है। तुम कार पर पहली कार कब बनी थी वो पढ़ो जरा, बहुत पहले बनी हुई थी, ठीक है। तो ये कुछ, ये जो तुम्हारे क्लासिक मैकेनिक्स के जो सारे जो कॉन्सेप्ट काफी पहले से सबको पता है ना। ऑप्टिक्स जो है तुम्हारे चश्मे, काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, चश्मे बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, ओके। तो ये चार चीजें जो है तुम लोग मोस्टली पढ़ते हो। स्टार्टिंग तुम्हारी होती है लॉज ऑफ मोशन से, है ना। ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, ऑब्जेक्ट क्यों चल रहा है, धक्का मार के चल रहा है, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे उसमें तुम, ओके। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बाद तुम वर्क पावर एनर्जी पढ़ोगे, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, वो पूरा तुम्हारा मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें एक और चीज आती है तुम्हारी मैकेनिक्स में, तीन चीजों में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो तुम्हारा पार्टिकल मोशन हम स्टडी करेंगे, फिर लार्ज बॉडी का मोशन स्टडी करेंगे, ओके। पॉइंट मास का मोशन हम मोस्टली स्टडी करेंगे पहले, तो तुम्हारा 3-4 चैप्टर तो वही चलता है, पॉइंट मास का मोशन कैसे, ठीक है। लार्ज पॉइंट पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी में दोनों लिख देता हूँ, नहीं रिजिड भी, ठीक है। लार्ज बॉडी मतलब जैसे तुमने पॉइंट को फेंका तो पॉइंट सीधे सीधे बस एक लाइन फॉलो करेगा या कर्व एक फॉलो करेगा, उसमें कोई रोटेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं पेन को थ्रो करूं तो तुम्हारी पेन जब ऊपर जा रही है वो सीधे सीधे ऊपर नहीं जा रही है, रोटेट होते हुए ऊपर जा रही है ना। पेन रोटेट होते हुए ऊपर जाती है, तो अगर बॉल को फेंक लो बॉल तुम्हारी स्पिन होते हुए जाती है, करेक्ट। तो उसमें वो बॉल आगे भी बढ़ रही है साथ में रोटेट भी हो रही है, तो दो दो मोशन हो रहे हैं। तो तुम्हारा लार्ज बॉडी का वो मोशन कैसे होता है वो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तीसरा तुम्हारा एक आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके। फ्लूइड मतलब तुम्हारा पानी का फ्लो, ऑयल का फ्लो कैसे होता है, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। एयर रेजिस्टेंस तो हम नहीं पढ़ेंगे एग्जैक्टली, बट वाटर में जो रेजिस्टेंस आता है, ऑब्जेक्ट तुम वाटर में डालो तो वाटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो तुम स्टडी करते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगेन तुम्हारा दो चीजें हो गई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पे तुम्हारे 3 चैप्टर्स हैं, मैग्नेटिज्म पे भी 3 चैप्टर्स हैं, दोनों के 3-3 चैप्टर हैं जो हमको पढ़ने हैं। वो मोस्टली मतलब सीबीएसई के हिसाब से 12th में है, महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से उसमें से 2 चैप्टर 11th में भी है, ठीक है। ऑप्टिक्स तुम्हारा 2 हो गया, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ओके। यहाँ पे हम लाइट को एक रे मानते हैं, रे की तरह उसका मोशन कराते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलेगी लाइट, उसके बेसिस पे हम स्टडी करते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम लाइट को वेव मान लेते हैं, ओके, और उसके बेसिस पे स्टडी करते हैं, ठीक। फिर तुम्हारा आ गया थर्मोडायनामिक्स। अब एक और तुम्हारा जो टॉपिक है मैकेनिक्स का ही है, पर मैं उसको यहाँ पे अलग लिख देता हूँ, वो है वेव मोशन, वेव्स एंड मैकेनिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन इसको मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अपने आप में एक अलग सेक्शन है तुम्हारा जो तुमको स्टडी करना है, ठीक है। ये नोट कर लो, क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आता है जो तुम पढ़ोगे आगे। ये तुम्हारा 11th-12th का मोस्टली सिलेबस भी हो गया। तुम्हारा जो 11th-12th का सिलेबस है तुम इसको इसमें डिवाइड कर सकते हो। इसके बाद जो तुम्हारा आता है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स तुम्हारा आएगा यहाँ पे, ये नोट करो ऊपर का। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes. और तो फिर लास्ट में आते हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स एक तो हो गया जिसमें तुम मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ोगे, है ना, रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशन वगैरह कैसे होते हैं थोड़ा बहुत पढ़ोगे। फिर आता है तुम्हारा एक सेमीकंडक्टर्स, उसके कुछ फंडामेंटल्स तो पढ़ोगे, ओके।
तुम्हारा मोबाइल फोन जो है, अभी तुम लोग लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने बैठ के मेरी लेक्चर देख रहे हो, तो मोबाइल और लैपटॉप वगैरह सब कैसे काम करता है, टेलीविजन कैसे काम करता है, वो इसका पार्ट है। तो ऑब्वियसली वो मोबाइल टेलीविजन पूरा कैसे काम करता है डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हो, बट एक उसका जो फंडामेंटल कंपोनेंट है सेमीकंडक्टर्स, वो तुम, ठीक है। और फिर तीसरा तुम्हारा एक सेक्शन रहेगा टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तुम्हारे मोबाइल से सिग्नल निकल रहा है, वो मोबाइल के टावर के पास जा रहा है, मोबाइल टावर से उसको आगे भेज रहा है तुम्हारे फ्रेंड के पास या मेरे पास, तुम्हारा मोबाइल सिग्नल भेजा और तुम लोग मुझसे भी बात कर रहे हो जूम पे, है ना। तो ये सारे सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होते हैं, इसका भी तुम थोड़ा बहुत फंडामेंटल, ठीक है। तो तुम्हारा 2 साल का सिलेबस हो गया, सबको इतना पढ़ना है। अब तो जो फर्स्ट चैप्टर आता है, यूनिट्स, डिमेंशंस एंड मेजर, यूनिट्स एंड डिमेंशंस, ये हम, मुझे बताओ जरा, हम वेट जो है कैसे मेजर करते हैं, मास कैसे मेजर करते हैं, किलोग्राम। किलोग्राम, किलोग्राम्स ग्राम्स वगैरह हो गया, है ना। लेंथ कैसे मेजर करते हैं हम, किलोमीटर, मीटर। किलोमीटर, मीटर। टाइम लोग मेजर करते हैं सेकंड्स में, आवर्स में, डेज में, है ना। इवन ईयर में भी मेजर करते हैं। अब मैं पूछूंगा कितनी उम्र होगी तुम्हारी, तुम लोग मुझे सेकंड से थोड़ी, सर मैं इतने सेकंड का हो गया, राइट, ईयर में देते हो ना। तो पहली बात हम समझें फिजिकल क्वांटिटी। किसने दिया था, क्वांटिटेटिव साइंस, है ना। हम फिजिक्स में, हम नेचर में जो भी चीजें देखते हैं, हम उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते, क्वांटिफाई मतलब कि हम उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मास है तो हम मास को मेजर कर रहे हैं किलोग्राम में, लेंथ हो गई, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, पावर हो गया, करंट हो गया, फोर्स हो गया, है ना। फोर्स, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, जो कम स्ट्रॉन्ग है वो कम फोर्स लगा पाएगा, करेक्ट। तो सारी चीजें तुम्हारी क्या होगी, इनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग इन नेचर दैट कैन बी मेजर्ड, है ना, मेजर्ड या फिर क्वांटिफाइड, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो एग्जांपल तुम्हारे क्या हो गए, मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ, है ना, लेंथ का फिर एरिया वॉल्यूम सब बन जाएगा, राइट। फोर्स हो गई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, क्या, स्पीड, हाँ स्पीड वेलोसिटी, दोनों मतलब रिलेटेड आपस में, थोड़ा सा फर्क है वो हमने आगे और डिटेल में समझेंगे उनको, वैसे तो सबको पता ही है स्पीड वेलोसिटी में क्या फर्क है, बट डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टेम्परेचर, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इसको नोट करो पहले, और आई होप सब लोग अपनी फिजिक्स की अलग नोटबुक मेंटेन करोगे, अभी से जो लिख रहे हो अलग नोटबुक में लिख रहे हो। जिन लोगों ने नहीं लिखा, जिनके पास अभी फिलहाल नोटबुक नहीं, ये तो होगा नहीं कि ऑब्वियसली क्लास छोड़कर नोटबुक लेने जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो आज के आज फिजिक्स की अलग, जिसके पास अभी नहीं है, अलग नोटबुक बना के पूरा उसमें कॉपी कर देना, ठीक है। अगर तुम डे 1 से एक्टिविटी स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली अच्छे से चलेगी। जो एक हफ्ता टालेंगे, अरे नोटबुक लेनी है, लॉकडाउन है, 11 बजे तक तो खुला है ना, या चलो स्टेशनरी नहीं खुली है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो नोटबुक्स, ठीक है। ये बहाना मत छोड़ो, कोई भी एक्सक्यूज मत छोड़ो कि नोटबुक नहीं है मैं कैसे लिखूं, एक हफ्ता एक महीना ऐसे निकाल दिया, फिर एक महीने के नोट्स जमा हो गए, अब क्या करें, इतने नोट्स तो कॉपी कर नहीं पाओगे ना। इसलिए इमीडिएटली जिसके पास नोटबुक है अभी लिखो, जिसको नोटबुक अभी नहीं है आज के आज बाद में लिख लो, जो आज के आज नहीं लिख पा रहा है नोटबुक्स परचेज कर लो कल तक, लेकिन कॉपी हो जाना चाहिए, ठीक है। डिले मत करो इस चीज को। लिख लिया सबने ये, यस सर। यस यस सर। अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है, मास है, जैसे मास को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं,
ग्राम, किलोग्राम, पाउंड होता है ना, यूरोप में पाउंड यूज होता है। फिर इंडिया में भी पहले के जमाने में क्या होता है, तोला, है ना, अभी भी यूज होता है। अगर जैसे तुमने कभी सोचा सुना होगा, तुम्हारे पेरेंट्स जब ज्वेलरी खरीदने की बात करते, सोना खरीदने की बात करते, तोले में बात करते हैं, राइट। तो ये सारे क्या है, मेजरमेंट्स ऑफ मास है। टाइम सबको पता है, सेकेंड, ईयर्स, आवर्स, मिनट्स, इतने सारे यूनिट है टाइम को मेजर करने के, है ना। लेंथ का हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर, किलोमीटर, फुट, है ना, ये सारी चीजें लेंथ की हो गई। 2 गज की दूरी, है ना, मास कैसे दूरी, करेक्ट। तो गज भी क्या है, गज एक इंडियन यूनिट था, है, मतलब अभी भी यूज होता है, ऐसा नहीं होता। तो हर चीज को मेजर करने के बहुत सारे यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स क्यों जरूरी है हमें, जैसा मैंने बताया कि अगर हम एज मेजर करते हैं, ओके, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, एवरी क्वांटिटी हैज मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो मल्टीपल यूनिट्स हमने क्यों रखे हैं, सिंपल लॉजिक है कि अगर मेरा यूनिट बहुत छोटा होगा, जैसे सेकंड, तो उससे मुझे कोई बड़ा क्वांटिटी स्पेसिफाई करने में दिक्कत आएगी। अगर मैं तुम लोग सबको पूछूं तुम्हारी एज क्या है, मुझे सेकंड्स में आंसर मिले, तुम्हारी एज मुझे बताओ इतने सेकंड की है, तो ये बड़ा नंबर बन जाएगा, है ना। और एक दिन में तुम्हारा नंबर कितना बढ़ गया, 24 इंटू 3600, है ना, एक दिन में तुम्हारा एज इतनी बढ़ गई, इतनी सारी बढ़ गई। तो सेकंड्स में हमें एज स्पेसिफाई करना इजी नहीं, राइट। तो इसलिए हमारे पास ईयर वाला हम यूनिट यूज करते हैं। अब सेकंड में और ईयर में देखो जमीन आसमान का फर्क है। सेकंड कितना छोटा सा यूनिट है, मैं बात कर रहा हूँ इतने सारे सेकंड निकलते हैं, लेकिन एक साल निकलने में बहुत टाइम लगने वाला है। एक साल में तुम्हारा आधा सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना। तो यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी कितनी, हम कितना बड़ा मेजर कर रहे हैं, कितना छोटा मेजर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम प्रॉपर करस्पॉन्डिंग यूनिट यूज करते हैं। नहीं करते हो तुम्हारी जिंदगी बहुत दिक्कत आ जाती है, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दूं, यू मेजर योर एज, you measure age in years and not in seconds, okay। लेकिन जब हम बात करें कि कौन पर्सन कितना तेज दौड़ता है, उस समय हम टाइम को किसमें काउंट करते हैं, मिली सेकेंड तक हम काउंट कर लेते हैं टाइम, है ना, क्योंकि वहां पर मिली सेकेंड भी इंपॉर्टेंट है कि बंदा 100 मीटर कितनी देर से कितने फास्ट दौड़ा, हमें वेलोसिटी पता करनी बंदे की, तो वहां पे तुम्हारा टाइम मिली सेकेंड, ओके। तो कहीं पे तुम्हें छोटा यूनिट चाहिए, कहीं पे बड़ा यूनिट चाहिए, राइट। और जब तुम सोना खरीद रहे हो ना, तो सोना तुम मतलब एक एक ग्राम इंपॉर्टेंट होता है सोने का, मैं आधा ग्राम भी काउंट किया जाता है प्रॉपर्ली, क्योंकि सोना इतना महंगा होता है। तुम ये नहीं बोलोगे सोने में अरे 1 ग्राम तो है, 1 ग्राम कम ज्यादा हो गया तो क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं कर सकते ना, पैसा उसमें बहुत लगता है, करेक्ट। उसी जगह अगर तुम आटा लेने जाओ, आटे में तुम्हारा 1-2 ग्राम कम ज्यादा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, राइट। 100 ग्राम कम पड़ा तो बोलोगे अरे ये किराने वाला मतलब गलत मेजर कर रहा है, इसकी मशीन खराब है ना। लेकिन 1-2 ग्राम से किसी को फर्क नहीं पड़ता, 1-2 ग्राम तो हम ऐसे ही गिरा देते हैं, करेक्ट। तो डिपेंडिंग ऑन क्या चीज है, उसका तुम यूनिट क्या मेजर करने वाले वो अपने आप वैरी करता है, ठीक है। सोना है तो उसमें 1-1 ग्राम इंपॉर्टेंट है, आटा है खाने पीने की चीजें तो उसमें 1-1 ग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 100 ग्राम में 1 किलो में बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें अलग अलग यूनिट्स पढ़ाए जाते हैं। अभी तुमने जो भी चीज मेजर की, जैसे मास मेजर किया, एज मेजर करी, या टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, सारी चीजें, तो तुम मेजरमेंट को कैसे लिखते हो, मेजरमेंट को तुम लिखते हो कि इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, नंबर, और एक साथ में लिखते हो यूनिट। जैसे तुम्हारा 1 सेंटीमीटर हुआ, तो तुम्हारा नंबर क्या हुआ 1 सेंटीमीटर, यूनिट क्या हुआ, सॉरी नंबर हुआ तुम्हारा 1, यूनिट हुआ सेंटीमीटर, ओके। और 1 मीटर लिखा, तो नंबर दोनों में ही सेम है 1, लेकिन यूनिट दोनों का अलग है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है क्या,
क्या No, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल है? नहीं है। तो No, sir. यूनिट तुम्हारा मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट है। तुम लोग कई बार आंसर करने में यूनिट्स मिस कर देते हो, या तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा कि तुम्हें एक चीज ग्राम में दी होगी, दूसरी चीज किलोग्राम में दी होगी, तीसरी चीज अलग दी होगी। तो कई बार हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, यूनिट कन्वर्जन नहीं करते, उसका फिर प्रॉब्लम है। तुमको इनफेक्ट बताऊं, नासा ने यूरोप के साथ मिलके, पूरी कहानी याद नहीं है, मतलब नासा क्या है तुम्हारा अमेरिका में है, यूरोप की अपनी स्पेस एजेंसी अलग है, दोनों किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, शायद कोई रॉकेट भेजने वाले थे, कुछ था, पूरी कहानी याद नहीं आ रही, देखना पड़ेगा एक बार, शायद तो कुछ प्रोबेबली रॉकेट भेज रहे थे, है ना। तो दोनों यूनिट्स अलग अलग यूज करते हैं, यूरोप में अलग यूनिट यूज होते हैं, अमेरिका में अलग यूनिट यूज होते हैं। तो दोनों का आपस में कोलैबोरेशन हो रहा था, कैलकुलेशन करने थे, यूनिट कन्वर्जन करना भूल गए। सोचो इतने बड़ी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे इतने सारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने इतनी मिस्टेक कर दी, यूनिट कन्वर्जन नहीं किया, करोड़ों का नुकसान हो गया सीधे। जो करना काम था हुआ ही नहीं, पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर दिया, उसको जब लॉन्च किया प्रोजेक्ट को, खत्म, वहीं के वहीं ढेर हो गया, करोड़ों का नुकसान। सच में वही रियल कहानी बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो यूनिट कन्वर्जन मतलब हमेशा पहली चीज तुमको ध्यान में रखनी चाहिए, तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यूनिट कन्वर्जन नहीं किया, आंसर कुछ और आ गया, लिख के आ गया एग्जाम में, मैंने तो सही क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरे मस्त नंबर आएंगे, पर देखा तो अरे ये तो गड़बड़ हो गई, रैंक ही नहीं बन पाई। तो ध्यान रखो इस चीज को, जेई एग्जाम में तुम्हारा जो है एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है ना। तुम्हारे जैसे अगर तुम्हारे 150 नंबर आए हैं, तो 150 नंबर वाले तुमको ना 20,000 लोग मिल जाएंगे, सच बोल रहा हूँ, 20,000। तो तुम्हारा अगर एक नंबर कम हुआ, तुम्हारी रैंक सीधे 20,000 नीचे चली जाएगी। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। ओके, नोट करो इसको सब लोग। सही नेट छोड़कर अश्वजीत म्यूट करो। लिख लिया सबने? yes, sir. यस सर। अब एक चीज और, मैं मास को कभी सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं बोलूं तुम्हारा वजन कितना है, तुम लोगों से 50 सेंटीमीटर या 50 मीटर, करेक्ट होगा क्या ये? नहीं सर। नहीं करेक्ट होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे मैं लेंथ को किलोग्राम से बता सकता हूँ क्या? नहीं बता सकता। No, मैं sir. टेम्परेचर को No, sir. सेकेंड में बता सकता हूँ क्या? नो नहीं सर। बता नो नहीं। No. सकता। क्यों है? क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर, मास, लेंथ, ये सारे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है ना। मास और टाइम जैसे हो गया, मास और लेंथ जैसे हो गया, तो सारे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एग्जांपल में, कहा गया मास, टाइम, लेंथ सारे अलग अलग, ठीक है। तो तुम एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे के साथ मर्ज नहीं कर सकते। ओके, यू कांट यूज वन फिजिकल क्वांटिटी एंड एक्सप्रेस अनदर फिजिकल क्वांटिटी, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमें हर फिजिकल क्वांटिटी का अलग यूनिट है, अलग फॉर्मूला है। ओके, तो अब बात ऐसी आती है कि हमारे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटी है आखिर में। तो वी हैव सेवरल फिजिकल क्वांटिटीज, बट वी कैन choose any 7 of them to derive all other quantities। ठीक, इसको रुको मैं एक अलग पॉइंट में लिख देता हूं। तो हमारी हेडिंग है फंडामेंटल क्वांटिटी।
ठीक है, पर तुम्हारे पास इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन हम सिर्फ 7 क्वांटिटीज चूज कर सकते हैं जिससे हमारी बाकी सारी डिराइव हो जाए। इंटरेस्टिंग बात है ना। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? कुछ भी चूज कर सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ वर्क कर रहे हैं, है ना। वी आर वर्किंग एज अ साइंस कम्युनिटी। हम एक दूसरे से कंटिन्यू से अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं। तो नॉलेज एक्सचेंज करने में हम सबको एक सर्टेन रूल्स एक साथ फॉलो करेंगे तो सबको आसानी होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ये सारी चीजें मेंटेन करता है उसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स। ठीक है, एसआई यूनिट्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड के लिए साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए कुछ गाइडलाइंस रखते हैं, वो गाइडलाइंस सबको फॉलो करते हैं। तो उसमें हम आएंगे थोड़ा बाद में। फिलहाल हम ये लिखते हैं कि तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी डिसाइड कैसे करते हो। तो द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज should have following qualities. पहला क्या है? इजी टू मेजर। ठीक है, उसको मेजर करना आसान होना चाहिए। एंड रेप्लिकेट, इसको मेजर्स को अलग से ले लेते हैं। इजी टू रेप्लिकेट द मेजरिंग प्रोसेस। जैसे मुझे बताओ, अभी सब लोग टाइम देख सकते हो? कितना टाइम हुआ है? 9:47। 9:40। सबको पता है टाइम यस कैसे? सर। टाइम मेजर करना आसान है। सबके पास घड़ी रहती है, सबके पास वॉच लगी हुई है, घर में क्लॉक लगा हुआ है, मोबाइल पे लैपटॉप पे नीचे टाइम दिख रहा है। टाइम मेजर करना आसान है। और टाइम मेजर करने का तरीका, यानी कि तुम्हारा जो क्लॉक है, वॉच है, वो भी आसान है बनाना। मतलब वॉच बनाना आसान नहीं, अग्री करता हूँ, बट एक वॉच बन के उसको कॉपी कर सकते हो तुम, दूसरी वॉच बना सकते हो, उसके कॉपी करके तीसरी वॉच बना सकते हो। तो जो डिवाइस है तुम्हारा टाइम मेजरिंग डिवाइस है, वो कॉपी हो सकता है, मास डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सबके पास अवेलेबल है, हर कोई टाइम मेजर कर सकता है, इसलिए टाइम तुम्हारी फंडामेंटल। लेंथ, यहाँ पे कौन लेंथ मेजर नहीं कर सकता बताओ? कोई है ऐसा? नहीं है। सबके पेंसिल बॉक्स में एक स्केल रखी हुई है। पापा के पास सबके एक वो इंच टेप रखी हुई, बड़ी सी इंच टेप रखी होगी। तुम लोग अपनी हाइट नापते होगे हर साल, है ना। अरे मैं लंबा हो गया इस साल, मेरी हाइट बढ़ गई, राइट। सबके पास लेंथ मेजर करने का तरीका अवेलेबल है। तो लेंथ मेजर करना आसान है, और लेंथ मेजर करने का जो डिवाइस है, तुम्हारी जो स्केल है, इजीली कॉपी कर सकते हो, सबके पास स्केल है दुनिया में। तो लेंथ तुम्हारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम हो गया, लेंथ हो गया, और क्या? मास। हर किराने की दुकान पे जो बंदा बैठता है, कि उसकी साइंस में साइंस स्ट्रांग है क्या? नहीं है। उसको फिजिक्स में तुम पूछो जाके, लॉज ऑफ मोशन नहीं बता पाएगा, लेकिन ही नोज हाउ टू मेजर मास। मास मेजर कर पाता है वो डेली, तभी उसका धंधा चल रहा है अच्छे से, है ना। तो मास मेजर करना आसान है, इसलिए मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। जैसे और भी फंडामेंटल क्वांटिटी तुम्हारी आगे आएंगी, हम नेक्स्ट क्लास में उनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो सब लोग। डन सर। इसलिए सबने, कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। No, sir. फिर यार सबने नोट्स लिखे हैं, मैंने क्या बताया?
Yes, sir. रिवाइज करना है। डेरिवेशन तो आजकल कुछ था नहीं, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन रिवाइज करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्या करो, अब तुम पूछो सर ने कुछ पढ़ाया तो नहीं अभी तक जो प्रैक्टिस करें हम, तो सिंपल यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना जो 9th-10th का फिलहाल जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यूनिट कन्वर्जन, मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ यूनिट कन्वर्जन वगैरह, वो सारी चीजें प्रैक्टिस करो, है ना। चलो मैं तुमको एक काम बताऊँ, कुछ होमवर्क देता हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तुमको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन करो। तो पहला है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर, यहाँ 100.75 सेंटीमीटर जो है कितना डेसीमीटर है। डीएम पता है सबको, डेसीमीटर, ठीक है। फिर 10,000 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स। तो तुम गूगल कर सकते हो कि एक लाइट ईयर और किलोमीटर में कितना रिलेशन होता है, ठीक है। फिर हो गया हाउ मेनी कैलकुलेट योर एज इन सेकेंड्स, ठीक है। और कन्वर्ट 30 years into seconds, ये कर, ठीक है। और एक क्वेश्चन देता हूं तुमको, what is density of water। डेंसिटी सबको पता है क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये 5वां क्वेश्चन, इसमें 5वां क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन, ये BW बिटवीन होता है तुम्हारा, ठीक है, इसको मैं बिटवीन लिखता हूँ, ठीक है। रिलेशन बिटवीन 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 ml, ठीक है। फिर ये तुम्हारा ए पार्ट हुआ। बी पार्ट होगा 1 लीटर एंड 1 मीटर क्यूब में। सी पार्ट है 1 लीटर एंड 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और तुम्हारा डेंसिटी ऑफ वाटर इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर ml, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और किलोग्राम पर लीटर, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, ये तुम्हारा नोट कर लो इसको, कैलकुलेट। लिखा सबने? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर, नो। No, No, sir. sir.